क्या आपको पता है नेपाल के हिमालय के बीच एक गुरंग ट्राइब रहती है जो बैम्बू रोप्स पर 300 फीट तक चढ़कर अपनी जान जोखिम में डालकर द ग्रेट हिमालयन जायंट हनी बीज जो दुनिया की सबसे बड़ी और वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हनी बीज हैं का हनी इकट्ठा करती है। पर सवाल ये है, सिर्फ हनी के लिए ये हंटर्स अपनी जान रिस्क में आखिर क्यों डालते हैं? क्या इसलिए कि ये एक पुराना ट्रेडिशन है, या उनके लिए सर्वाइवल के लिए एक वे है, या इसके पीछे कुछ और ही रीजन है? चलिए लेट्स फाइंड आउट एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट हनी हंटिंग इन नेपाल। नेपाल की ऊंची ऊंची और कठिन चट्टानों के बीच, जहां पहाड़ों की ऊंचाइयां बादलों से बात करती हैं, एक ऐसा खजाना छुपा है जो आम नजर से देखा जाए तो सिर्फ शहद है, लेकिन ये सिर्फ कोई आम शहद नहीं है, बल्कि एक अनोखा और रेयर मैड हनी है जो घर घर में मिलने वाले शहद से बिल्कुल अलग होता है। मैड हनी का रंग लाल होता है और इसके टेस्ट की बात करें तो खाने में ये बिटर स्वीट यानी कड़वा और थोड़ा मीठा लगता है, लेकिन इसकी यूनिक होने की मेन वजह है इसमें पाए जाने वाले एक नेचुरल टॉक्सिन ग्राइनोटॉक्सिन व्हिच कैन हैव साइकोएक्टिव इफेक्ट्स इन द ह्यूमन बॉडी। ये टॉक्सिन उन फ्लावर्स के नेक्टर से आता है जो हिमालयाज में रोडोडेंड्रॉन प्लांट्स पर उगते हैं। वैसे तो माना जाता है कि मैड हनी के कई हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इट कैन ऑल्सो बी डेंजरस। ये कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। इसको अगर आपने थोड़ा सा भी ज्यादा खा लिया तो आपको डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक और हैलुसिनेशंस भी हो सकती है। वैसे तो ज्यादा केसेस में बॉडी इसे टॉलरेट कर लेती है, लेकिन रेयर सिचुएशंस में इससे एक इंसान की डेथ भी हो सकती है। डिस्पाइट दैट इस हनी की डिमांड काफी हाई है। फॉर एग्जांपल 1 किलो मैड हनी की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत $60 से लेकर $80 तक होती है, और कुछ ऑनलाइन रिटेलर्स जैसे कि themadhoney.net एंड thebestmadhoney.com तो प्रीमियम क्वालिटी हनी के लिए 200 ग्राम के पैकिंग को $164 से लेकर $399 तक पे बेच रहे हैं। ये भी एक वजह है कि इसे मैड हनी कहा जाता है। मैड हनी सिर्फ नेपाल में ही नहीं बल्कि टर्की, चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज में भी मिलता है। हालांकि कुछ कंट्रीज में इसे सेल करना इलीगल है, और इसका रीजन ऑब्वियस है, ये एक डेंजरस सब्सटेंस है जिससे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, ये हनी वाइल्ड हनी बीज बनाती है जो दुनिया की सबसे बड़ी हनी बीज होती है। इनको कहते हैं एपिस डोर्साटा लेबोरियोसा। इन वाइल्ड हनी बीज का घर नेपाल के उन स्टीप क्लिफ्स पर होता है जहां जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये लगभग 3 सेंटीमीटर बड़ी होती हैं, यानी आम मधुमक्खियों से 2 गुना ज्यादा बड़ी। इनके डंक इतने लंबे होते हैं कि आसानी से कपड़ों को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। यू वोंट बिलीव, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी और वाइल्ड हनी बीज को लगभग 4 मिलियन यानी 40 लाख रोडोडेंड्रॉन फूलों से नेक्टर कलेक्ट करना पड़ता है सिर्फ 1 किलोग्राम मैड हनी बनाने के लिए। ये मधुमक्खियां साल में सिर्फ एक बार पूरे 1 महीने तक नेक्टर कलेक्ट करती हैं, और उसके बाद ये उसको अपने हनी स्टमक में स्टोर कर लेती हैं, which is also known as the crop। और जब ये वापस हाइव यानी अपने घर आती हैं तो ये नेक्टर को दूसरी मधुमक्खियों के साथ शेयर करती हैं। फिर ये दूसरी मधुमक्खियां उस नेक्टर को प्रोसेस करके मैड हनी में कन्वर्ट कर देती हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये मधुमक्खियां जो रोडोडेंड्रॉन फ्लावर्स के नेक्टर कलेक्ट करती हैं जिससे हनी बनता है, उसमें ग्राइनोटॉक्सिन्स भी होते हैं, लेकिन कितनी क्वांटिटी में, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मधुमक्खियों ने कितने रोडोडेंड्रॉन फ्लावर्स विजिट किए हैं। जो लोग मैड हनी कंज्यूम करते हैं उनमें इसके कई साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल इंसान की हेल्थ और हनी की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैड हनी की डोज थोड़ी सी भी ज्यादा हो गई तो आपकी हार्ट बीट स्लो हो सकती है, आपको डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक और हैलुसिनेशंस भी हो सकते हैं दैट कैन लास्ट फॉर मोर देन 24 आवर्स, और कुछ रेयर सिचुएशंस में तो इससे सीजर्स बढ़ सकते हैं, आप कोमा में जा सकते हो, और तो और इससे हार्ट फेलियर भी हो सकता है। और आपको बता दूं, इस हनी का कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है, इसलिए इसको टेस्ट करने का सोचने से पहले डॉक्टर की एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। वैसे देखा जाए तो मैड हनी के बारे में जानने से ज्यादा एक्साइटिंग और थ्रिलिंग अगर कुछ है तो वो है इसका हार्वेस्टिंग प्रोसेस, और ये जानना कि गुरंग ट्राइब के लोग इसके लिए क्यों अपनी जान तक खतरे में डाल देते हैं।
वेल टू बी ऑनेस्ट, ये मैड हनी मिलना आसान नहीं है दोस्तों। क्लिफ साइड हाइव से इसे हार्वेस्ट करना एक डेंजरस और डेयरिंग काम है जो सिर्फ स्किल्ड और ब्रेव लोग ही कर सकते हैं। नेपाल के लामजुंग डिस्ट्रिक्ट में गुरंग कम्युनिटी के लिए ये एक सेक्रेड रिचुअल है जो कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। ये सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं बल्कि उनके कल्चर और लेगेसी का एक हिस्सा है। इस परंपरा को निभाने के लिए टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ करेज भी चाहिए होता है। नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक हनी हंटर्स बांस की रस्सी और बांस से बनी सीढ़ियों का सहारा लेकर 300 फीट ऊंची क्लिफ्स पर चढ़ते हैं। नीचे आग जलाकर धुएं की मदद से मधुमक्खियों को भगाते हैं और फिर बड़े ही ध्यान से शहद काट के इकट्ठा किया जाता है। फिल्म मेकर राफेल ट्रेजा ने नेपाल के गुरंग ट्राइब के हनी हंटर्स के साथ एक ऐसी ही हंटिंग एक्सपीडिशन में शामिल होके इस थ्रिलिंग हनी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को अपनी डॉक्यूमेंट्री हैलुसिनोजेन हनी हंटर्स में कैप्चर भी किया है। सोचिए, 300-400 फीट की ऊंची चट्टानों पर बिना किसी सेफ्टी हार्नेस के सिर्फ एक बांस की सीढ़ी का सहारा लेकर मधुमक्खियों के छत्ते तक पहुंचना, जहां ना सिर्फ मधुमक्खियों के द्वारा अटैक का खतरा होता है बल्कि एक गलत मूव और क्लिफ से नीचे गिरने का डर भी बना रहता है, जिसके बाद बचने के चांसेस तो ना के बराबर ही हैं, यानी मौत तय है। तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि हिमालय के फुटहिल्स में दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी एपिस लेब्रियोसा के क्लिफ्स पर बने हाइव से शहद इकट्ठा करना कितना खतरनाक है। पर गुरंग कम्युनिटी के लोग इस काम को एक पूजा के रूप में करते हैं। हनी हंटिंग शुरू करने से पहले वो जंगल के देवताओं को प्रार्थना करते हैं और एक पूजा करते हैं ताकि उन्हें शक्ति और सुरक्षा मिल सके शिकार के दौरान। इसी के साथ साथ एक जानवर की बलि भी दी जाती है और बलि देने के बाद जो मेन हनी हंटर होता है, जो लैडर पर चढ़कर हनीकॉम्ब्स निकालता है, उसे बलि दिए गए जानवर का सर दिया जाता है। यही नहीं, उसे सबसे पहले कुक्ड मीट खाने का अधिकार भी मिलता है। फिर जैसे मैंने बताया, पूजा और रिचुअल्स के पूरे होने के बाद वो एक्सपीरियंस्ड हंटर रोप लैडर के सहारे चट्टान पे चढ़ता है। नीचे के लोग धुआं जलाकर मधुमक्खियों को भगाते हैं जो साइज में इतनी बड़ी और एग्रेसिव होती हैं कि एक बाइट ही इंसान को दिन भर के लिए पैरालाइज कर सकती है। इसके बाद जो हनी हंटर ऊपर चट्टान पे चढ़ा होता है, वो बैम्बू पोल्स और छोटे नाइफ्स का यूज करके हनी को कलेक्ट करता है। बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में 6 मेन टास्क होते हैं। पहला, धुएं का यूज करके बीज को हाइव से भगाया जाता है ताकि वो हनी हंटर को काट ना सके। दूसरा, बैम्बू लैडर को सही जगह पर लगाना और उसे सेफली गाइड करना। तीसरा, टीम के मेंबर्स एक दूसरे को जेस्चर्स और सिग्नल्स देते हैं ताकि सब सही तरीके से कोऑर्डिनेट कर सके। चौथा, हाइव से केयरफुली हनी काट कर कलेक्ट करना बिना बीज को ज्यादा डिस्टर्ब किए। पांचवा, कलेक्टेड हनी को क्लिफ के नीचे लाकर स्टोर करना। और छठा, हार्वेस्ट से पहले और बाद में मधुमक्खियों और प्रकृति को शुक्रिया कहने के लिए पूजा करना। हनी हंटिंग के इस पूरे प्रोसेस में टीम का कोऑर्डिनेशन और हंटर की कंसंट्रेशन बहुत क्रिटिकल होती है। एक छोटी सी गलती भी हनी हंटर्स की जिंदगी खतरे में डाल सकती है। इसी वजह से हर टास्क का सही तरीके से और पूरी सावधानी के साथ होना जरूरी है। जब हनी सक्सेसफुली हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो उसे सभी टीम मेंबर्स के बीच बांटा जाता है जो इस मिशन का हिस्सा होते हैं। जिन लोगों ने मदद की होती है उन्हें एक पोर्शन मिलता है, जबकि मेन हनी हंटर और लैडर को पुल और गाइड करने वाले लोग डबल पोर्शन लेते हैं। यही नहीं, सारे लोग जो हंट में शामिल होते हैं उन्हें वहीं हनी खाने की अनुमति होती है। गुरंग कम्युनिटी हर सुबह 1 टीस्पून मैड हनी लेती है क्योंकि उनका मानना है कि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और हीलिंग में मददगार होती है। और ये लोग सजेस्ट करते हैं कि इसकी मैक्सिमम डोसेज 3 टीस्पून से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। आपको बता दूं, नेपाल की गुरंग कम्युनिटी के हनी हंटर्स का असली ओरिजिन तिब्बत से है। मिडिल एजिस के दौरान ये लोग नेपाल के हिमालयन फुटहिल्स और लामजुंग वैली में बस गए और आज ये मोस्टली सबसिस्टेंस फार्मर्स हैं जो एग्रो पेट्रोलिज्म फॉलो करते हैं। ये लोग अपनी छोटी छोटी जमीनों पर चावल और सब्जियां उगाते हैं और अपने पशुओं का ध्यान रखते हैं। इनका बाहर की दुनिया से बहुत कम संपर्क होता है। इनफैक्ट इनके गांव के पास जो सबसे नजदीक रोड है वो भी 2 दिन की पैदल दूरी पर है।
इस आइसोलेशन और सिंप्लिसिटी के बीच गुरंग कम्युनिटी के लिए हनी हंटिंग सिर्फ एक काम नहीं बल्कि उनकी पहचान है और संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। इनके लिए पुराने समय में हनी हंटिंग का मकसद अपने लिए शहद इकट्ठा करना था, जिसका इस्तेमाल ये लोग मेडिसिन के लिए और फेस्टिवल्स और रिचुअल्स में करते थे। अब मैड हनी को मेडिसिनल और रिक्रिएशनल दोनों पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ट्रेडिशनल मेडिसिन में इस हनी का यूज पेन रिलीफ और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए होता है, लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो इससे एक एफ्रोडिसियाक या हैलुसिनोजेनिक ड्रग के रूप में ही यूज किया जाता है और इस वजह से इसकी इतनी हाई डिमांड है। मैड हनी की यूनिक प्रॉपर्टीज और इसकी हाई डिमांड के कारण ही गुरंग कम्युनिटी अपनी जान जोखिम में डालकर क्लिफ साइड हाइव से हनी इकट्ठा करती है। ये उनके लिए एक स्पिरिचुअल और सेक्रेड काम है जो उन्हें उनके एंसेस्टर्स से मिला है। आज ग्लोबल लेवल पर मैड हनी की डिमांड के कारण एक ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन बन गया है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन और ओवर हार्वेस्टिंग की वजह से सस्टेनेबिलिटी एक बड़ी समस्या बन गई है। मधुमक्खियों की पॉपुलेशन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण कम होती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के कुछ एरियाज में एपिस लेप्रोसिया कॉलोनीज में 60 से 70% तक की गिरावट देखी गई है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो हनी हंटिंग एक दिन सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगी। वैसे गुरंग कम्युनिटी और कुछ एनजीओ सस्टेनेबल हनी हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें उनका फोकस है सिर्फ लिमिटेड हार्वेस्टिंग सीजन में हनी कलेक्ट करना और बीज की कॉलोनीज को डिस्टर्ब ना करना। लेकिन इस डायरेक्शन में अभी भी काफी काम करना बाकी है। इसके अलावा आज के टाइम में मैड हनी की इलीगल ट्रेडिंग भी एक बड़ी समस्या है। लोकल हंटर्स से सस्ता खरीदा गया हनी इंटरनेशनल मार्केट्स में हाई प्रॉफिट्स पर बेचा जा रहा है। इस बारे में कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि बायर्स को सिर्फ सर्टिफाइड सेलर से ही ये हनी लेना चाहिए ताकि एथिकल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा मिल सके। बात करें टूरिज्म की वजह से बढ़ने वाले एक और प्रॉब्लम की, तो नेपाल की गुरंग ट्राइब का ये ट्रेडिशन जो वो सदियों से निभाते आ रहे हैं, अब टूरिज्म और पैसे कमाने का जरिया भी बन गया है। ट्रैकिंग टूर्स ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनीज और एजेंसीज लोकल हंटर्स को पैसे देती हैं कि वो पूरे साल टूरिज्म के लिए हंटिंग करें और कुछ तो टूरिस्ट को भी इसमें शामिल होने के लिए अलाउ कर देती हैं। इससे क्या हो रहा है कि कांस्टेंट हनी एक्सट्रैक्शन की वजह से मधुमक्खियों के पास ना तो रिपॉपुलेट यानी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने का टाइम बचता है और ना ही अपने हाइव्स बनाने का। इस वजह से एनवायरनमेंट तो डिस्टर्ब हो ही रहा है, साथ ही मधुमक्खियों की संख्या एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड बिफोर दिन ब दिन कम होती जा रही है। यही नहीं, बढ़ते कमर्शियल इंटरेस्ट और मॉडर्नाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट लोकल से उनकी जमीनें लेकर हार्वेस्टिंग राइट्स प्राइवेट कंपनीज को दे रही है। मतलब अब लोकल्स के पास उनकी जमीन का अधिकार भी नहीं रहेगा। दूसरी तरफ इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ बीज की पॉपुलेशन ही नहीं, हंटर्स की अगली जनरेशन भी कम होती जा रही है। मॉडर्न जॉब्स की अपॉर्चुनिटी की वजह से हंटर्स की नई जनरेशन के यूथ का हनी हंटिंग में इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। ट्रेडिशनल टेक्निक्स और स्किल्स जो नेपाल की यानी उनकी कल्चरल आइडेंटिटी का एक बड़ा हिस्सा है, वो उन्हें अब बेकार लगती है। इन शॉर्ट, ये पुरानी नेपालीज ट्रेडिशन जो नेपाल की पहचान है, धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। तो दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि कुछ चीजें दुनिया में प्राइसलेस होती हैं, जो सिर्फ अपनी प्योरिटी और रॉनेस की वजह से इंपॉर्टेंट है। नेपाल की गुरंग कम्युनिटी के लिए हनी हंटिंग कोई साधारण काम नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगी का वो एसेंस है जो उन्हें उनके एंसेस्टर से जोड़े रखता है। लेकिन सोचिए, अगर हमने और हमारी आने वाली जनरेशन ने अपनी प्राकृतिक रिसोर्सेज और यूनिक कल्चर को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो एक दिन ये सब सिर्फ हिस्ट्री की किताबों तक सीमित रह जाएगा। मैड हनी की बढ़ती डिमांड के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हम नेपाल की इस अनमोल परंपरा को हमेशा के लिए खो दें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी? क्या आपको मैड हनी के बारे में पहले से पता था? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस लाते रहेंगे।